नमस्कार, सारांश आईसीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सत्यम पांडे और आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं पटवारी परीक्षा से जुड़ी जो अहम जानकारी है उनके बारे में। पटवारी परीक्षा अब तक पृथक होती आ रही थी। 2017 में लास्ट टाइम जो परीक्षा हुई थी वो पृथक हुई थी, लेकिन इस बार यह एक संयुक्त परीक्षा है जो कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत है। अब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत होने के लिए वजह से ये हो गया है कि इसके साथ विभिन्न जो पद और हैं वो भी इसके अंतर्गत आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आप योग्य हैं उसके लिए। इसकी योग्यताओं पे हम अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यताएं जो है उन पे पृथक से चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा करते हैं कि इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो इसके फॉर्म 5 जनवरी 2023 से भरे जाएंगे और 15 दिन तक ये फॉर्म भरते रहेंगे, यानी कि 19 जनवरी 2023 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और इनमें फॉर्म्स में जो संशोधन है आपका 5 दिन एक्स्ट्रा होता रहेगा। दैट मीन्स कि 24 जनवरी 2023 तक आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं अगर कोई त्रुटि हुई है तो। परीक्षा का प्रारंभ कब से होना है, तो परीक्षा आपकी 15 मार्च 2023 से शुरू होगी। ये डिपेंड करेगा कि आपका कितने फॉर्म भरे जाते हैं और उस हिसाब से ये परीक्षा 15 मार्च से आगे कंटिन्यू रहेगी। इसमें परीक्षा की जो शुल्क है वो अनारक्षित वर्ग के लिए 500 है, यानी जनरल के लिए आपको 500 रुपये करने होंगे। साथ ही जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए 250 रुपये पे करने होंगे। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि SC ST OBC दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए 250 रुपये आपका फीस रहेगा। ठीक है, और इसमें पोर्टल चार्ज 60 रुपये एक्स्ट्रा रहता है और अगर आप घर पे बैठ के आप सिटीजन यूजर से लॉग इन करके फॉर्म भर रहे हैं तो उसका पोर्टल चार्ज 20 रुपये ही लगेगा। ठीक है, परीक्षा का दिन और दिनांक 15 मार्च से इसकी शुरुआत होगी और 2 पारियों में होगी। मतलब पहली जो शिफ्ट होगी वो मेनली आप देखोगे 9 से 12 तक पेपर होगा, यानी 3 घंटे का पेपर होगा और इन 3 घंटों में आपको 200 प्रश्न सॉल्व करने होंगे। अभी सिलेबस पे चर्चा करेंगे कि ये 200 प्रश्न कैसे हैं। खंड आ और खंड बा में इसको अपन डिवाइड करेंगे और उसका सिलेबस जानेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको 5 जनवरी से फिल कर देना है, लेकिन तैयारी आज से ही शुरू कर देनी है आपको, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3-3.5 महीने का ही समय मिल रहा है। और यह व्यापम ने एक बहुत अच्छी चीज की है कि आपका जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो 3 जनवरी में ना देके अभी पहले से दे दिया, ताकि आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। क्योंकि जो चेंजेस हुए हैं उस चेंजेस के अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढाल पाएं और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर पाए। अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट सब्जेक्ट जुड़ने से आपको ये परीक्षा कठिन लगने लगी है तो आप ये ना समझें, क्योंकि 4 महीने में लगभग 3.5 महीने में आप मैनेजमेंट को 3 बार आराम से पढ़ सकते हैं। अभी से शुरुआत कीजिए। दिसंबर माह में 1 महीने में आप लगभग 1 बार मैनेजमेंट सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, फिर रिवीजन कीजिए बढ़िया, है ना। बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उनकी तैयारी हम मिल बांट के करेंगे ही, और सारांश आईसीएस हमेशा आपके साथ है, पूरी तैयारी में आपके साथ है। मैं कुछ फैक्ट्स पे आपको लेके चलता हूँ, सारी चर्चा करेंगे हम कि कितने पद हैं, कौन कौन सी है परीक्षा है, ये सब एक एक करके चर्चा करते चलते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चर्चा करनी है वो यह है कि इसका सिलेबस। तो ऑनलाइन पद्धति के लिए जो आपका सिलेबस रखा गया है वो इस प्रकार से है कि यह जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम है इसमें एक ही प्रश्न पत्र होगा, 3 घंटे का होगा और 3 घंटे में आपको 200 प्रश्न क्या करने होंगे, सॉल्व करने होंगे। तो इन 200 प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको 2 पार्ट्स दिए गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, खंड आ खंड बा या समूह आ समूह बा। पहले जो खंड है इसमें आपको दिख रही है क्या, साइंस। ठीक है, फिर आप देखो हिंदी आपको दिख रही है, और फिर सामान्य अंग्रेजी यानी इंग्लिश आपकी इसमें आने वाली है, और सामान्य गणित यानी कि मैथ आपकी आने वाली है। तो ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, ये 4 सब्जेक्ट तो 4 सब्जेक्ट्स का पार्ट ए में आएंगे, यानी इससे आप 25-25 प्रश्न यानी 100 प्रश्न आपको इस पार्ट से देखने को मिलेंगे। साथ ही सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान यानी आप ले लो जीके के अतिरिक्त सामान्य कंप्यूटर, तो कंप्यूटर विषय को आप देख लीजिएगा। फिर रीजनिंग और एक आएगा मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट ये आपके 8 सब्जेक्ट हैं और 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। टोटल प्रश्न आपके हो जाते हैं 200 और ये आपसे पूछ जाएगी। एक इसमें महत्वपूर्ण चीज आप देखें, महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपकी जो योग्यताएं विभिन्न पोस्ट पर होनी चाहिए वो अभी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम एक महत्वपूर्ण चीज पे आपकी नजर जरूर डलवाऊंगा। यहाँ पे आप देखें,
परीक्षा में जो अरहर अंक हैं, जो न्यूनतम अंक आपको प्राप्त करने हैं इस परीक्षा में, उन अंकों को आप देखिएगा। ठीक है, इसी में आपको लास्ट में आपको अरहर अंक मिलेंगे, जो कि महत्वपूर्ण है यह जानकारी हमारे लिए। देखें इसको, जो न्यूनतम अरहर अंक हैं, मतलब कि आपको मिनिमम एक पेपर में, यानी आपको 2 पार्ट्स बताए गए हैं, तो इसमें देखिए केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में शामिल किए जाएंगे जिन्होंने समूहवार, यानी आ और बा में हमने इसको डिवाइड किया था, इनमें कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं। और इसके लिए जो न्यूनतम अंक डिसाइड किए हैं व्यापम ने, वे किए हैं अनारक्षित, यानी कि जो अनरिजर्व है, ठीक है, जनरल वाले हैं, उनके लिए 50% न्यूनतम अंक दोनों पार्ट्स में, है ना, ए और बी में अलग अलग लाना अनिवार्य है। और जो आरक्षित वर्ग है, SC ST OBC, इनके लिए हमने जो 10% का छूट है वो दिया गया है। इसमें आप आगे देखेंगे जो आरक्षित वर्ग है इसके लिए 10% छूट दी गई है, यानी कि जो आरक्षित वर्ग है वो 40% अंक लाना इनके लिए अनिवार्य होंगे। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है और इसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि आप किसी भी एक पेपर को कमजोर नहीं कर सकते कि एक में आप नंबर ले आओ और एक में 35 ही आए तो दूसरे में आप सफल ही नहीं हो पाए, लेकिन आपको दोनों पार्ट्स में आपको कम से कम न्यूनतम अरहर अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं इसके जो महत्वपूर्ण है पटवारी की परीक्षा, उस पर आते हैं, और जो पटवारी परीक्षा से रिलेटेड जो पद हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम जो विभिन्न अन्य पद हैं जिन पे आप कंपटीशन कर सकते हो उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो पटवारी के जो कुल पदों की संख्या है ये आपको श्रेणीवार यहाँ पे मिल जाएगी 105। ठीक है, देखें टोटल जो वैकेंसीज है केवल पटवारी की अभी चर्चा कर रहे हैं, बाकी ओवरऑल जो वैकेंसी है वो लगभग 3500 के करीब है, उनकी भी हम अलग से चर्चा करेंगे। इसमें आप देखोगे 2736 कुल पोस्ट हैं, जिनमें से जनरल की जो पोस्ट हैं आपकी 975 सीट्स हैं, EWS की 223 पोस्ट हैं, SC के लिए 337 पोस्ट हैं और ST के लिए 586 पोस्ट हैं, और बाकी की जो पोस्ट हैं आपकी किसके लिए है, OBC के लिए है 615। ठीक है, इसमें भी आरक्षण में अगर हम बात करें तो जनरल में अनारक्षित में ओपन की जो सीट है वो 400 आपको 87 मिलेगी और महिला वर्ग के लिए 220 है। ओपन में आपको भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी काफी संख्या में वैकेंसीज है, 67 महिलाओं के लिए और 67 ओपन के लिए है, और संविदा में आपकी भर्ती के लिए 129 और 55 यहाँ पे है। ओवरऑल आप देखें कि जो योग होगा 975 है। इसी तरह से EWS SC ST OBC में भी अलग अलग जो इनका हॉरिजॉन्टल आरक्षण चलता है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो आरक्षण जो दिया गया है वो उतना ही दिया गया है जितना कि आपकी राज्य सरकार ने कहा है। दैट मीन्स कि 27% OBC आरक्षण यहाँ पे दिया गया है, 10% EWS का आरक्षण है, और SC ST के लिए जितना नियत था पहले पूर्व में उतना ही आरक्षण आपको मिलेगा। हम चर्चा करते हैं विभागवार, जो आपके जिले में पोस्ट आई हैं उनकी एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं, और सभी जिलों में वैकेंसी आई है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे कि आपकी प्रायोरिटी कौन सा जिला है, जिस जिले के आप हैं उस जिले को आप प्रायोरिटी पे रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप टॉप करते हैं या आपके पर्याप्त नंबर आते हैं तो आपकी जो प्रेफरेंस है उसको देखा जाएगा और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपको पोस्ट मिलेगी। तो आप कोशिश कीजिएगा आपके आसपास के जिलों को भरने की सबसे पहले, और उसके बाद फिर जैसी जैसी पोस्ट हो उस हिसाब से आप इसको फिल कीजिएगा। ठीक है, तो श्योपुर जिले में 17 पोस्टें आई हैं, इसमें जो जनरल की हैं वो 2 और महिला की 2 और एक आपकी संविदा कर्मी हेतु है, तो 5 टोटल जनरल की है। बाकी EWS के लिए एक भी वैकेंसी इसमें नहीं है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 4 है और OBC के लिए 6 है। हम टोटल पोस्ट की बात करेंगे जिले वाइज, एक एक करके आप देखते जाइएगा। मुरैना जिले में आपकी 7 पोस्टें आई हैं, इसके अतिरिक्त शिवपुरी में आपकी 15 पोस्ट हैं, और ये जिला कौन सा निकल गया भाई, शिवपुरी। ओके, शिवपुरी में आपकी 29 पोस्ट हैं, है ना, ये ST की पोस्ट थी। टोटल आपकी कितनी हो जाएंगी, 29 पोस्ट हो जाएंगी। इसके बाद हम गुना आए तो गुना में 33 पोस्टें आपको पटवारी की आई हुई हैं, अशोकनगर में 26 पोस्ट हैं, दतिया में 3 ही पोस्ट आई हैं, कम है, और उज्जैन में आपकी 4 पोस्ट हैं, ये भी काफ़ी कम है।
सॉरी 4 नहीं है 23 है। और देवास में 18 पोस्टें आई हुई हैं। यहाँ पे कुल पद सीधे आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। रतलाम में आपके 49 पद हैं और शाजापुर में 32 पद हैं। आगरमालवा में 76 पद हैं। मंदसौर में 75 पद हैं। नीमच में 58 पद हैं। इनको आप आरक्षण वाइज भी देखते जाइएगा, जिस कैटेगरी में है आप उस पर एक बार नज़र जरूर रखिएगा कि इस कैटेगरी में इतनी पोस्ट आई हैं, तो याद बना रहे कि आपको क्या प्रेफरेंस देना है। इंदौर जिले में 12 पोस्टें आई हैं। धार जिले में आपकी 104 पोस्टें आई हैं, काफ़ी संख्या में है। और इसमें आप जरूर ध्यान रखें कि किसके लिए कितनी पोस्टें आई हैं, ठीक है, किस वर्ग में आई हैं। झाबुआ में 13 ही पद आए हैं केवल। अलीराजपुर में 21 पद आए हैं। खरगोन में 100 पद आए हैं, काफ़ी संख्या में है। बड़वानी में भी 100 हैं। धार में भी अच्छी खासी थी, 104 थी। ओके, इसके अतिरिक्त खंडवा में 76 पद आए हैं। बुरहानपुर में आपके 37 पद ही आए हैं। भोपाल में 13 पद आए हैं। इंदौर और भोपाल में कम है, यानी बड़े जिलों में ये जो जिले हैं इन पे कम पटवारी की पोस्ट है। 24 पोस्ट हैं, इसको जिला में नहीं देख पाया। सीहोर जिले में आपकी 24 पोस्ट हैं। रायसेन जिले में आपकी 21 पोस्टें हैं। राजगढ़ में आपकी 47 पोस्ट हैं। विदिशा में 44 पद ही हैं। बैतूल में 60 पद हैं। होशंगाबाद में 25 पद हैं। हरदा में 42 पद हैं। सागर में 63 पद हैं। दमोह में 27 पद हैं। कम, ये मेरे गृह जिले हैं सागर, और कम पोस्टें मुझे दिख रही हैं। पन्ना में 51 पोस्ट हैं। छतरपुर में 57 पोस्ट हैं। टीकमगढ़ में 53 पोस्ट हैं। निवाड़ी में 20 पोस्ट हैं। जबलपुर में 25 पोस्ट हैं। कटनी में 34। नरसिंहपुर में 21 पोस्ट हैं। छिंदवाड़ा में 148, काफ़ी मात्रा में आपके छिंदवाड़ा में पोस्ट हैं, ठीक है। इसको जरूर आप रेफरेंस में रखें क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चांस रहेंगे आपके सिलेक्ट होने के, ठीक है। छिंदवाड़ा में सिवनी में 127 पोस्ट हैं। मंडला में 52 पोस्ट हैं। डिडोरी में 88। बालाघाट में 208, ये तो सबसे ज़्यादा हो गई, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। जनरल की 49, ठीक है। EWS की 12 भी, मतलब ये ओपन के लिए है। ओवरऑल आप बात करोगे तो 98, 23 और 9, यानी कि जो टोटल पोस्ट है ये काफ़ी संख्या में है ना। तो 208 पोस्ट सबसे ज़्यादा हो गई। ओह, रीवा में और ज़्यादा है, 218 पोस्ट है, ये भी एक बड़ा अमाउंट है। शहडोल में 47 पोस्ट है। अनूपपुर में 67 पोस्ट है। उमरिया में 51 पोस्ट है। सीधी में 56 पोस्ट। सिंगरौली में 79। सतना में 59। और ये आपकी जो जिलेवार है ये वैकेंसी समाप्त हो जाती हैं। आप अगर योग्यता की बात करें इसमें, तो योग्यता आपको बताएं, यहाँ पे आते हैं। प्रश्न पत्र जो होगा 3 घंटे की अवधि का होगा और इसमें जो आपके सभी विषय हैं लगभग पूछे जाएंगे। और जो सिलेबस में हमने चर्चा की है तो सिलेबस आपका वही है, यानी कि आपके 8 विषय हैं वो आएंगे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत। और इसमें अगर योग्यता की बात करें तो इसमें योग्यता में हम देखेंगे कि स्नातक होना आपका अनिवार्य है। इसी पेज को यूज़ कर लेते हैं। आपके लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है। ठीक है। इसका वेतनमान की अगर हम चर्चा करें तो आपको 5200 से 2000 का जो 2100 ग्रेड पेड होता है, इसमें लगभग आपकी 22,000 से 25,000 सैलरी बनती है। लेकिन एक गवर्नमेंट का रूल है कि 3 वर्ष की जो परिवीक्षा अवधि रहती है उसमें आपको पहले वर्ष जो वेतन मिलता है 70% मिलता है, दूसरे वर्ष 80%, तीसरे वर्ष आपको 90%, और परिवीक्षा अवधि जैसे ही आपकी पूर्ण हो जाती है तो आपको पूर्ण वेतन मिलने लगता है। ये आपकी सामान्य प्रशासन विभाग का एक आदेश है।
योग्यताएं क्या होनी चाहिए पटवारी परीक्षा के लिए, तो हम देखें किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि यानी आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम आप जो भी हो, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई भी, और सीपीसीटी का आपका हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर आप फिर भी सीपीसीटी नहीं है तो आपकी जो परीक्षा अवधि है 3 वर्ष की, तो इस अवधि के भीतर आप क्या करेंगे, सीपीसीटी यहाँ पे करके आप इनको देंगे, इनका सर्टिफिकेट आपको देंगे, यानी आपका ये मान्य हो जाएगा। ठीक है, और ये आपने लिखा है सीधी भर्ती के पदों पर प्रथम 3 वर्ष के दौरान चयनित अभ्यर्थियों का वेतन मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग जो है उसके पत्र के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जो मैंने अभी बताया कि 70%, 80-90, फिर परीक्षा अवधि के बाद पूर्ण वेतन आपको प्रदान किया जाता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण चीज आप याद रखें, फॉर्म भरते समय आपकी जो वरीयता क्रम आपको अंकित करना होगा पोस्ट का, तो पोस्ट कोड बहुत ध्यान से भरें कि आप किस जिले में जा रहे हैं, तो उस जिले के हिसाब से आपका पोस्ट कोड दिया गया है। फॉर्म भरने के पहले नोटिफिकेशन में आप अपनी लिस्ट बना लें कि आपको इन पोस्टों पे इन जिलों पे आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। अब हम चर्चा करते हैं पटवारी के अलावा भी आप कौन से पदों पे फॉर्म फिल कर सकते हो। तो कुछ योग्यताएं हैं जिनमें आपको केवल स्नातक परीक्षा ही उत्तीर्ण होनी चाहिए, और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिन पे कुछ विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न पदों पर आपकी विभिन्न विभिन्न योग्यताएं हैं। आप केवल पटवारी ही परीक्षा पे ना जाए, तो अगर अपन पूरा चार्ट देखें तो ये तो केवल पटवारी परीक्षा की अभी हमने चर्चा की थी, इसके अतिरिक्त भी कई वैकेंसीज हैं, और टोटल वैकेंसी जैसे हम देखें तो आप देखोगे सीधी भर्ती से 3225 भर्ती की जा रही है, और संविदा की 80 है, और इसी में आप टोटल 250 बैकलॉग पदों को भी जोड़ोगे तो समथिंग 3500 के समथिंग आपकी क्या जाएगी, वैकेंसीज जाएगी। ठीक है, अब इनमें ये आपको पोस्ट कोड नेम दिए हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़ें और समझें, इनको बहुत ध्यान से पढ़ें और समझें कि ये विभिन्न प्रकार की पोस्ट्स हैं। जैसे कि ये आपका जो अनुवादक है, ग्रंथापाल है, संपरीक्षक है, इन पोस्ट पे इन पे आपको देखो कुछ कुछ वैकेंसी हैं, और यह तकरीबन 500-600 से ऊपर ही होंगी, है ना, क्योंकि 26-2700 अपनी पटवारी की हैं और 3200 टोटल है, तो लगभग 500-600 के समथिंग आपकी ये वैकेंसीज देखने को मिल रही होंगी। तो इन कुछ पद हैं जैसे संपरीक्षक है, सहायक, तो इन पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं कि हम चर्चा एक एक करके करते जाते हैं। सहायक जनसंपर्क अधिकारी, इनकी योग्यताएं सबके लिए अलग अलग है, किसी में विधि चाहिए, किसी में जर्नलिज्म चाहिए, किसी में कोई विशेष योग्यता कॉमर्स, किसी में समाजशास्त्र, है ना, तो ये आपकी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, उनकी हम चर्चा अलग अलग कर लेंगे। लेकिन ये पद अगर आप सीपीसीटी है, आपने स्टेनो करके रखा है, आपने समाजशास्त्र से एमए करके रखा है, तो कुछ वैकेंसीज हैं जिन पे आप और फाइट कर सकते हैं, या आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो कुछ पोस्ट आपके लिए हैं, है ना, तो इनको आप एक बार जरूर देखें। इतनी सारी पोस्ट हैं, शिक्षक की हैं, सिलाई प्रशिक्षक की हैं, पर्यवेक्षक की हैं, सांख्यिकी अन्वेषक की है। इसमें अगर आपने सांख्यिकी बीएससी अगर आपने करी है और सांख्यिकी एक विषय के रूप में रहा है, तो इन पदों पर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, विधि सह परीक्षा अधिकारी, इसमें लॉ के आपके लॉ लगेगा। ठीक है, लेखाकार में आपको कॉमर्स वगैरह होना चाहिए, और उसके साथ डिप्लोमा अन्य चीज़ें होनी चाहिए, उनकी अपन चर्चा करेंगे इनकी वैकेंसी में कि कितना इसकी योग्यता होनी चाहिए। तो विभिन्न पद हैं विभिन्न विभिन्न विभागों में। आप नगर निगमों में देखिए ये विभागों के पद आए हैं, राजस्व निरीक्षक के पद आए हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो इनको डिटेल में आप देख सकते हैं इसके आपके नोटिफिकेशन में, और जो भी आपके योग्य में यानी आपकी योग्यता के हिसाब से वैकेंसी उसको जरूर फिल कीजिएगा। जैसे इसमें देखिएगा कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक है, इसमें स्नातक बस मांगी हुई है, तो इसको आप जरूर फिल कीजिएगा, है ना। और सहायक ग्रेड 3 है, इसमें आपको स्टेनो के साथ साथ सीपीसीटी है, तो आप इन फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कुछ वैकेंसी है, इनको आप देखें, और जो भी आप योग्य हैं, इसमें फिर पटवारी भी है, और पटवारी के लिए योग्यता स्नातक और सीपीसीटी है, लेकिन सीपीसीटी 3 साल के भीतर भी आप करके दे सकते हो। टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे बनेगी वो बनेगी कितनी, 3555। ओके, टोटल 3555 वैकेंसी हो रही है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत जो आपकी वैकेंसी आई उसमें। इसमें लगभग आपके 2736 पद जो है वो पटवारी के हैं, ये आपने देखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखे होंगे टोटल जो पद है 2736 पटवारी के हैं, और टोटल जो वैकेंसीज हैं आपकी 3555 है, जिनमें आप कुछ पदों पे फॉर्म नहीं भर पाओगे। जैसे आप देखें अनुवादक है, तो इसमें आपका जो विधि से स्नातक होना चाहिए, फिर आप अलग अलग और भी इनकी योग्यताएं मांगी हैं, तो इनको जिसमें भी आप
योग्य हों उसको फॉर्म फिल जरूर करें। जैसे लाइब्रेरी ग्रंथपाल बनना है आपको, सहायक ग्रंथपाल बनना है, लाइब्रेरियन बनना है, तो लाइब्रेरी साइंस में आपको उपाधि या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त जैसे ग्रंथपाल सहायक वही पोस्ट है तो सेम ही आपको क्या आएगी, योग्यता भी मांगी है। कुछ मैं पदों पे बता देता हूँ, जैसे कि आपका ये सहायक संपरीक्षक है, तो इस सहायक संपरीक्षक में कुछ पोस्ट हैं, जैसे कि 7 पोस्ट हैं टोटल। तो इसमें आप देखो कि वेतनमान आपका 25,300 से शुरू है, साथ में वेतनमान के अनुसार लेवल 6 की है जॉब है, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला विज्ञान या वाणिज्य में आपका स्नातक उत्तीर्ण है, यानी आपको या तो बीए है या बीएससी है या बीकॉम है, तो आप इस पर फाइट कर सकते हो। तो ये अच्छी पोस्ट है, पटवारी से अच्छी पोस्ट है कि ये आपके ऑफिसर लेवल की पोस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये आपकी बैकलॉग पद की है, तो SC ST वाले जरूर ध्यान दें, यहाँ पे आपके लिए पद मिल जाएंगे 22 और 33 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो आपको ये जरूर भरनी चाहिए अगर आप ग्रेजुएट हैं तो वही योग्यता है। ठीक है, तो इस पोस्ट को बिल्कुल सबसे पहले भरें 05 करके आपका जो पोस्ट कोड है। इनको अभी से आप चयनित कर लें कि आप किन किन पोस्ट को भरने वाले हैं। ठीक है, सहायक जनसंपर्क अधिकारी है, तो इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको पत्रकारिता में डिप्लोमा अगर है तो आप इसको भर सकते हैं। अगर आपको प्रचार सहायक बनना है तो प्रचार सहायक का अगर फॉर्म फिल करना है तो आपको विश्वविद्यालय किसी भी यूनिवर्सिटी से आप स्नातक हो, ठीक है, मान्यता प्राप्त, और मान्यता प्राप्त संस्था से DPT में आपका प्रमाण पत्र, DTP में आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, अनुवादक की एक पोस्ट आई है, इसमें अंग्रेजी एक विषय अंग्रेजी के रूप में अगर आप स्नातक हैं तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये आपकी संविदा भर्ती है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन में आपके लिए कुछ पद आए हैं, शायद ये सीधी भर्ती है। ठीक है, इसमें आप देखें न्यूनतम अंक जो होंगे वो 60% से स्नातक हों, और एक संस्था से 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा आपने किया हो, ये भी इन्होंने बात लिख दी है। और साथ में शायद कुछ पॉलिटेक्निक वगैरह का मांगते हैं ये, तो इनकी आप अर्हताएं पढ़ लीजिएगा, है ना, और CPCT दक्षता भी इसमें साथ में मांगी है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली कुछ वैकेंसीज पे। तो ये कौन सी वैकेंसी, कनिष्ठ सहायक और सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो ये भी बेहतर है। इसमें बस आपको स्टेनो शायद ये मांगते हैं, साथ ही ग्रेजुएशन मांगते हैं और 1 वर्षीय PG का डिप्लोमा मांगते हैं, तो इनको जरूर देखिएगा। ठीक है, और चलते हैं स्टेनोटाइपिस्ट है, तो इसमें भी आपकी स्टेनो लगेगी। फिर देखें आप ग्रामीण विकास आपका जो विभाग है, इसके अंतर्गत कुछ वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं, तो आपका इसमें विधि में स्नातक होना अनिवार्य है। ठीक है, परिवीक्षा अधिकारी ये बैकलॉग पद है ना, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में आप अगर हैं तो जरूर भरिएगा। सिलाई प्रशिक्षक के रूप में आपको इसमें ITI होना चाहिए सिलाई ट्रेड में, और स्नातक भी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ प्रशिक्षक के पद हैं, तो इसमें भी ITI ट्रेड के संबंध में आपको डिप्लोमा होना चाहिए या पॉलिटेक्निक से होना चाहिए। निर्देशक के जो पद है उसमें आपको ITI से ट्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही ग्रेजुएट भी होना चाहिए। शिक्षक का पद है, कहाँ पे आपका आया शिक्षक का पद, तो ये शायद सिवनी में ही पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगा टीचर का, तो इसमें भी आपको समाजशास्त्र विषय के रूप में आप स्नातक हो, साथ ही B.Ed आपने किया हो, तो ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी BA में अगर आपके साथ समाजशास्त्र था तो ये फॉर्म फिल आप कर सकते हो। इसके अलावा ऐसी कई वैकेंसी है, राजस्व ये पर्यवेक्षक का है, तो पर्यवेक्षक में आपको समाजशास्त्र में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। और मैं आप केवल को निरीक्षक बस और बता देता हूँ, निरीक्षक का पद जो है सहायक निरीक्षक का पद है। सांख्यिकी अन्वेषक में आप देखिए सांख्यिकी एक विषय के रूप में होना चाहिए, स्नातक में सांख्यिकी विषय अंकित होना अनिवार्य है, ये इंपॉर्टेंट है सांख्यिकी अन्वेषक बनने के लिए। कार्यक्रम अधिकारी बनने के लिए आपको विभिन्न जो है इनमें आपको स्नातकोत्तर डिग्री यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो समाजशास्त्र हो या बाल विकास हो, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, है ना, मना चिकित्सा, कानून, लोक स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में आपका क्या हो, MA हो और CPCT हो, तो आप कार्यक्रम सहायक बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त विधि एक परीक्षा थी, ये अपन देख चुके थे। हम केवल चलते हैं निरीक्षक के पद पे, और निरीक्षक के पद का एक जो उनका होता है
डिप्लोमा इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वो लगता है, और साथ में आपकी ग्रेजुएशन लगती है और CPCT लगती है। ये 3 आपकी मांगे हैं, तो आप सीधे सहायक राजस्व निरीक्षक अधिकारी बन सकते हैं, जो भी वैकेंसी होगी उसके लिए। ठीक है, तो राजस्व निरीक्षक के समथिंग जो पद हैं उन पे जाने के लिए आपको डिप्लोमा इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का होना अनिवार्य है। तो ये विभिन्न पद हैं, एक बार मिल जाए ये वैकेंसी, आप बाकी सबको आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। ठीक है, समाप्त हो गए क्या? ठीक है, सहायक विधि अधिकारी, तो आपको LLB होना अनिवार्य हो जाएगा इसमें, तो है ना। सहायक जनसंपर्क अधिकारी है, राजस्व निरीक्षक, ये मिल गया अपन को पोस्ट। और इस पोस्ट पे आप देखोगे कि मान्यता प्राप्त से स्नातक और LSGD है ना, डिप्लोमा इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, इसमें होना चाहिए कंप्यूटर दक्षता होनी चाहिए, CPCT होनी चाहिए। ये आपकी पोस्ट थी। तो ऐसी विभिन्न पोस्ट हैं, नोटिफिकेशन को पढ़िए और आप जिनमें योग्य हों उनमें जरूर फॉर्म को फिल करिए। कोड जरूर याद रखिए जो आपकी पोस्ट का है, और उसको प्रेफरेंस जो होगी आपकी वरीयता क्रम है उसको फिल करना होगा। तो काफ़ी सतर्कता पूर्वक आप इसको फॉर्म फिल करें, क्योंकि पटवारी में भी जिला वाइज आपको कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो उन जिलों को पहले अप्लाई करें जो आपके नज़दीक के हों, जहां आप पोस्ट लेना चाहते हैं, आपके गृह जिले में पोस्ट करें। ठीक है, और बाकी फिर कुछ जो वैकेंसीज हमने देखी हैं उनको भी आप क्या कर सकते हैं, फिल करें अपने फॉर्म में। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सारांश ICS के साथ बने रहिए। सारांश ICS आपके साथ बैच लेकर आएगा, जिसमें केवल 3000 रुपये में आपकी समस्त ये पटवारी की परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। सारांश ICS से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।